Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very, very warm welcome to JIB CIB Prep. Quickly, okay, ऑडियो वीडियो सीम्स फाइन. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL, जहां मॉड्यूल सी में यूनिट 18 आज करने वाले हैं. यूनिट 18 टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993. सरफेस हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, तो अब हम अज्यूमिंग यूनिट 17 आप ऑलरेडी देख चुके हैं. जस्ट इन केस नहीं देखी है, पहले इस वीडियो को छोड़ दीजिए, 17वां यूनिट देखिए, फिर ये देखिएगा कि आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आए. चलो, ऑलरेडी देख चुके हैं तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है. 1993 से पहले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे. जैसे मैंने लोन तो दिया, मैंने लोन तो दिया, मेरे पास कुछ गिरवी भी रखा है एज अ कोलैटरल फ्रॉम यू, बट मैं उसको बेचकर पैसे वापस नहीं ले पा रही हूँ जस्ट इन केस आपने डिफॉल्ट किया. यही हमको सरफेसी ने भी दिया, बट सरफेसी में हम मॉर्गेज और हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी बियॉन्ड 1 लाख रुपीज लेंडिंग है, तो उसके बारे में बात कर रहे थे. बट DRT 1993 में 20 लाख से ऊपर वाले पेंडिंग अमाउंट पे बात करता है. ह्यूज बैकलॉग्स था, इसलिए 1993 में हमारे को एक स्पेशल ट्राइब्यूनल की जरूरत थी रिकवरी करवाने के लिए. डिक्रीज को एनफोर्स करने में, मतलब कोर्ट से सिविल कोर्ट से डिक्री आई थी, उसे एनफोर्स करने में डिफिकल्टी हो रहा था. अनप्रोडक्टिव जो ब्लॉक एसेट थे वो कहीं ना कहीं अनप्रोडक्टिव हो रहे थे. बहुत सारे लोग जो है इस पूरे लेंथी प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और जो वैल्यू थी इंडस्ट्रियल एसेट की कहीं ना कहीं डिले हो रही थी, कहीं ना कहीं कम हो रही थी, डेट्रॉइट हो रही थी, बिकॉज बहुत बहुत तारीख पे तारीख चलती चली जा रही थी. तो 1993 में हमारे पास DRT एक्ट आया. उस एक्ट का नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993. ये आया था 24 जून 1993 में. इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत एक ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसे हम डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बोलते हैं, ताकि रेजोल्यूशन जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस ऑफ डेट रिकवरी, फास्ट रिजॉल्व हो सके. और 2019 में 2019 में इस एक्ट को रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट से बदलकर रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 कह दिया गया. नया एक्ट भी हमें पता होना चाहिए. एक्चुअली नया एक्ट से हम आज बात करते हैं, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट से हम एक्नॉलेज करते हैं, बट आपको प्रीवियस नेम भी पता होना चाहिए जस्ट इन केस. ये और ये यहाँ से आप MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब लीगल चैलेंजेस क्या थे, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 14 के बेसिस पे राइट ऑफ इक्वालिटी चैलेंज किए थे ना सरफेसी में, वैसे यहाँ पर भी हो रहे थे. कहते कि हाई कोर्ट की राइट जो है वो ट्राइब्यूनल को क्यों मिल रही है. यस, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया इस एक्ट को कि भैया जी, अंडर द इक्विटी ऑफ लॉ जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, हाई कोर्ट का, वो आप रद्द कर रहे हैं, क्योंकि आप तो DRT को हाई कोर्ट जितनी तवज्जो दे रहे हैं. तो दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन को ही विरोध कर रहा है, एंड इज एज इट इज रिमूव्ड jurisdiction ऑफ सिविल कोर्ट अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है. बट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के अंतर्गत, बोला कि भैया कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ट्राइब्यूनल जो है एक एक्ट के अंतर्गत बना है, और इसका काम यही है कि चीजों को फास्टर रिकवरी प्रोसेस की ओर चला जाए, तो वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल है. ऑब्जर्व किया गया पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेशन, मतलब बोथ हाउसेस से किसी बिल को पास कराएंगी. फिर वो एक्ट तब बनेगा जब प्रेसिडेंट का उस पर एसेंट आ जाएगा उस पूरे प्रोसेस के थ्रू. ये एक्ट पास हुआ है, उस एक्ट के अंतर्गत ये ट्राइब्यूनल बना है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. और इसकी एप्लीकेबिलिटी है DRT एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 की एप्लीकेबिलिटी कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी है. यस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DRT मैकेनिज्म डू नॉट एक्चुअली, यस, पे नहीं है. जैसे बैंक्स पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे है, बट इट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स एज देयर रिकवरी मैकेनिज्म इज सेपरेट. ठीक है, एम आई क्लियर गाइस, आर वी गुड. चलिए, तो यहाँ पर नहीं है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ दोनों. ओके. अब एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन. सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट
के अंतर्गत ये डीआरटी इस्टेब्लिश होता है। डीआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है या एक मेंबर का बेंच होता है, जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। एग्जाम में और मैकमिलन में क्वेश्चन दे रखा है कि डीआरटी में 3 लोग का बेंच होता है। नो, इट इज ओनली वन पर्सन एंड दैट पर्सन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। कैसे? एक नोटिफिकेशन के थ्रू इस्टेब्लिश करते हैं डीआरटी, कितने नंबर होगा, कहाँ पर होगा, वो सब कुछ इस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके बता दे। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट जज की इक्वल होनी चाहिए, और टर्म ऑफ ऑफिस या तो 5 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर हो सकता है। यहाँ पे 65 ईयर्स है, और जैसे ही हम डीआरटी से डीआर80 जाते हैं ये नंबर भी चेंज हो जाता है। ओके, जैसे डीआरटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और आप उसके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 30 डेज आप डीआर80 के पास जा सकते हो, और ये टाइम जो एक्सटेंड हो सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है। और जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बेंच, एक पर्सन का बेंच डीआरटी पे होता है, वैसे यहाँ पे चेयर पर्सन का होता है। ओके, ये चेयरपर्सन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होनी चाहिए, वैसे ही प्रिसाइडिंग चेयरपर्सन की जो क्वालिफिकेशन है वो हाई कोर्ट के जज के इक्वल होनी चाहिए। प्लस या तो उसने 5 साल प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे काम किया होना चाहिए, नहीं सॉरी 3 इयर्स या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे काम किया होना चाहिए, या फिर मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज जैसे काम किया होना चाहिए। और बोल रहा है ना, या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे या इंडियन लीगल सर्विसेज में एटलीस्ट 3 इयर्स काम होना चाहिए। जैसे वहां पे 65 ईयर्स थी एज मैक्सिमम, या 5 इयर्स ऑफ टेन्योर विच एवर हैपेंस अर्लियर, यहाँ पर यही एज जो है 70 इयर्स है 5 इयर्स ही, टोटल 5 इयर्स हो सकती है, बट 5 इयर्स और 70 इयर्स विच एवर हैपन्स टू बी अर्लियर, WEE इज विच एवर हैपन्स अर्लियर। और कोई भी ऑर्डर जिससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल का, उसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप नहीं हटा सकते किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या चेयरपर्सन को, इररिस्पेक्टिव वट एवर। बट चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद छोड़ना चाहे तो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करके छोड़ सकते। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अब अपॉइंटेड डे, जैसे हमने अपॉइंटेड डे बात करी, अपॉइंटमेंट डे के बारे में, अपॉइंटेड डे के बारे में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006 का है, वहां वाला अपॉइंटेड डे नहीं है। डीआरटी में अपॉइंटेड डे है जब भी व्हेनेवर ट्राइब्यूनल, मतलब डीआरटी, एपीलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं डीआरएटी, इस्टेब्लिश हुआ है, द डेट फ्रॉम विच दे फंक्शन, है ना, इट इज डिक्लेयर थ्रू अ नोटिफिकेशन, जो जिस दिन नोटिफिकेशन आई है वही अपॉइंटेड डे है। जो चेयरपर्सन है एपीलेट ट्राइब्यूनल के, उनके पास जनरल पावर है सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल करने के लिए ट्राइब्यूनल पर भी, एपीलेट ट्राइब्यूनल पर तो है पर ट्राइब्यूनल पर भी है। तो जो चेयरपर्सन है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी एप्लीकेशन को, मान लेते हैं कोई कोर्ट में केस चल रहा है, मतलब ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भेजा, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और अगर खुद मतलब अपने मोशन पे तो कर ही सकता है। ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन आई किसी की, भैया ट्रांसफर करना है, तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास केस किसके थ्रू जा सकता है? चेयरपर्सन के थ्रू, या फिर और इवन ऑन हिज ओन मोशन, अपने आप भी, या तो एप्लीकेशन आई है या फिर अपने आप भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास एक केस ट्रांसफर किया जा सकता है। किसके द्वारा? चेयरपर्सन के द्वारा, क्योंकि चेयरपर्सन के पास ट्राइब्यूनल के ऊपर भी सुपरिटेंडेंस की पावर। ठीक है, अब पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है, 24 जून 1993 में आया था एप्लीकेशन। द एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द जो बैलेंस ड्यू था वो 10 लाख हुआ करता था उस समय, इस समय 20 लाख है, इसमें 20 लाख रुपीज है, 2018 में चेंज कर दिया गया। ओरिजिनली 1 लाख हुआ करता था, सरफेसी में आज भी 1 लाख है। ओके, की डेफिनेशन, एपीलेट ट्राइब्यूनल जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं वो डीआर80 में कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन रहती है डेट रिकवरी के लिए। अपॉइंटेड डे जिस दिन ट्राइब्यूनल बना है वही अपॉइंटेड डे है। सारे बैंक इसमें आ जाते हैं, बैंकिंग कंपनीज, नेशनलाइज्ड बैंक, SBI, RRBs, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये अमेंडमेंट हुआ है 2012 में। ओके,
चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है अंडर द एक्ट। हेड है वही एपीलेट ट्राइब्यूनल का, उसके पास सुपरिटेंडेंस की भी पावर है फॉर ट्राइब्यूनल। ये तो DRAT की बारे में बात कर रही हूँ मैं, एपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में बात कर रही हूँ, ट्राइब्यूनल पर भी। डेट मतलब जो पैसा आपकी देनदारी है, जो आपकी लायबिलिटी है किसी बैंक के लिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जब भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है। और सरफेसी में सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड था, भूलेंगे नहीं बात को। DRT में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों था, ठीक है। सरफेसी में ओनली सिक्योर्ड है, वहां की कंडीशन थी। अमाउंट पेबल किसी डिक्री या ऑर्डर या आर्बिट्रेशन या मॉर्गेज के थ्रू है। अमाउंट ड्यू है अंडर डेट सिक्योरिटीज, और 90 दिन से ऊपर हो चुके बोले तो NPA हो चुका है। कोर्ट के इंटरप्रिटेशन दे रखे हैं कुछ, हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं ऑन द स्क्रीन। जैसे हमारे पास GV फिल्म्स वर्सेस UTI है। पेमेंट मेड बाय बैंक बाय मिस्टेक और कंसिडर्ड डेट। गलती से किसी के पास भेज दी, बैंक ने किसी को दे दिया तो उसे डेट जैसे ही माना जाएगा। SBI वर्सेस SS इंजीनियरिंग कॉर्प, ओवरड्रॉन अमाउंट विदाउट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और उसको भी हम डेट बोलेंगे क्योंकि आपने पैसे देने, आपकी लायबिलिटी है। United Bank of India versus DRT, liabilities arising during business activities are recoverable under the Act. बिजनेस कुछ कर रहे थे, पैसे लेने देने का काम चल रहा है बैंक के साथ, वहां पे कोई लाइबिलिटी है वो भी डेट ही है। बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विजय राम निकलाल, ये फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है किसी एम्प्लॉय द्वारा, उसको हम डेट नहीं मानेंगे। गलती करी है, फ्रॉड, गलती नहीं किया मतलब फ्रॉड किया है। उनका एजेंडा ही ये था कि किसी को धोखा दिया जा सके, किसी को डिसीव किया जा सके। आपको इसको okay. आपको ये जुडिशियल प्रेसिडेंस या फिर कोर्ट इंटरप्रिटेशन 2 से 3 बार रीड करनी है, ठीक है। रटना इज नॉट एक्चुअली वेरी मच पॉसिबल, और हमारे एग्जाम भी हम आ रहे हैं, है ना। और खाली एक सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, बट पढ़ना जरूर है। जब हम रिविजन करा तभी भी, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है। एक बार 2-3 बार हमने कोई चीज पढ़ रखी है और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एक पोजिशन में होंगे कि आप उसका आंसर देख लें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाता है जो कंपनीज एक्ट के अंदर बना हुआ है। ARC कंपनीज भी आ जाती है जो सरफेसी में बन रखी है, और डिबेंचर ट्रस्टीज फॉर सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज भी आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोले तो एक्ट का एजेंडा ये है कि स्ट्रीमलाइन किया जा सके डेट रिकवरी प्रोसेस को, और जुरिस्डिक्शन क्लियरली बताई जा सके। लीगल इंटरप्रिटेशन बता रही है कि डेट में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना, और क्या इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे लाइबिलिटीज बता रखी है, फ्रॉड या मिसइंटरप्रिटेशन से कोई आती है तो वो इंक्लूड नहीं होगी डेट। Okay. Now, for implementation of this act, establishment of requisite authorities बोले तो DRT, DRAT की चाहिए, हमें चाहिए। Their jurisdiction is also decided, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो हमने अपने चार्ट के थ्रू ही देख लिया था, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था। और जैसे मैंने आपको चार्ट हैंड रिटन दिखाया था, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल C के मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स मैं इस तरीके से आपको रिवाइज कराऊंगी बिफोर योर एग्जामिनेशन। अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, समय हमारे पास इतना भी नहीं है, बट हाँ तो इसमें थोड़ा तो कंसेप्ट पढ़ने चाहिए। एपिलेट अथॉरिटीज को भी सेटअप करना पड़ेगा, और सारी अथॉरिटीज अप्रोप्रिएट स्टाफ के साथ बनेगी, और इस चैप्टर में उसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल कैसे बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, अंडर सेक्शन 3 बनाया जाता है। ट्राइब्यूनल में क्या क्या उनकी जुरिस्डिक्शन रहेगी, क्या पावर रहेगी, एटसेट्रा, वो DRT एक्ट के अंदर बताया गया है। जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ही बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी प्रिसाइज, और ऑफिशियल गजेट में उसे कराती है नोटिफिकेशन के थ्रू। अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, और यही हमारा नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 19 इसी के बारे में बातचीत करता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कंपोजिशन क्या है ट्राइब्यूनल का, एक सिंगल प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। 65 ईयर्स या 5 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर इनको छोड़ के जानी होती है अपनी पोजिशन, और इनकी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होनी चाहिए। यस, डिस्ट्रिक्ट जज 65 साल या 5 साल, ठीक है। और 6A करके एक अमेंडमेंट आई थी 2017 में, कि क्वालिफिकेशन, टर्म, सैलरीज और सर्विसेज प्रिसाइडिंग ऑफिसर की आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 विद चैप्टर 2 ऑफ द सेड एक्ट, जो भी सैलरीज होंगी वो इस अकॉर्डिंग होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि भी फिनेंस एक्ट 2017 से पहले बना है, कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय अर्लियर प्रोविजंस, ठीक है। छोटी सी बात है, बस इसको पढ़ना है, ये वाली बात को इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है।
अब स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। एक या एक ज्यादा रिकवरी ऑफिसर्स हो सकते हैं, कुछ एडिशनल ऑफिसर्स एम्प्लॉइज हो सकते हैं, जैसे कि भी रिक्वायर्ड लगता है। सुपरविजन जनरल सुपरिटेंडेंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर कराएगा और ओवरऑल सुपरिटेंडेंस चेयरपर्सन कराएगा, जो डीआरएटी का पे भी रखेगा और डीआरटी पर भी रख सकता है, और एक केस को दूसरे, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक केस भी ट्रांसफर कर सकता है, कोई एप्लीकेशन आती है तभी भी, और अपने अपने आप सेल्फ मोशन से भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीट ट्राइब्यूनल। जैसे कि हमने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट डीआरटी बना रही है, ऐसे डीआरएटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है एक या एक से ज्यादा डीआरएटी बनाने के लिए, उसकी जुरिस्डिक्शन, पावर्स, अथॉरिटीज एक्ट के अंदर ही बता रखी है और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू बता रही है। कॉम्पोजिशन एक ही बंदे का होता है, चेयरपर्सन मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इनको तो चैलेंज भी नहीं कर सकते, ना चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट को, ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को। 70 साल या 5 साल विचेवर हैपेंस अर्ली, और इनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज की इक्वालेंट होनी चाहिए, और 3 साल या तो इंडियन लीगल सर्विसेज में या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे इन्होंने काम किया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन on your screen, we have already studied about it. Yes, moving forward, जो चेयरपर्सन एपलेट ट्राइब्यूनल का 5 साल या फिर 70 years, whichever happens earlier, पढ़ लिया है हमने, है ना। ना फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज एट ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल, कैसे वैकेंसी यहाँ पे फुलफिल होती है। अगर कोई नॉन टेम्परेरी वैकेंसी, मतलब परमानेंट वैकेंसी है ट्राइब्यूनल की, एपलेट ट्राइब्यूनल की, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग प्रोसीडिंग्स, मतलब ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है, कोई ऑनगोइंग कार्य, कोई चल रही थी कार्यवाही इस ट्राइब्यूनल के अंदर, पुराने प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पुराने चेयरपर्सन के ऊपर के पास, अंडर द डीआरटी और डीआरएटी रिस्पेक्टिवली, शैल रिज्यूम फ्रॉम द स्टेज वेयर एट प्रायर टू अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑफिसर। मतलब जैसे यहाँ तक एक बंदा थे, मिस्टर ए कर रहे थे, यहाँ पे रिटायर हो गए, चले गए, डेथ हो गई, व्हाट्सएवर, अब मिस्टर बी आए एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर चेयरपर्सन, तो यहाँ से चालू करेंगे जहां इन्होंने एंड किया था, वहां से ही चालू करेंगे, खत्म। शुरू से शुरू थोड़ी ना होएगा। Finality of order constituting tribunal and appellate tribunal, a decree passed by foreign court। क्या हो गया ये? कुछ हुआ मेरे से, give me a moment, हाँ। Yes, yeah. A decree passed by foreign court can be executed by the tribunal। यहाँ से बन रखा है मैकमिलन में भी और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन। पूछेंगे कि फॉरेन को क्या हुआ ये, आया चल रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, यहाँ तक तो आपने पढ़ाई था। हाँ। कोई भी कोई भी डिक्री अगर फॉरेन कोर्ट से पास हुई है तो वो हमारे ट्राइब्यूनल में एग्जीक्यूट करी जा सकती है। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और मैटर्स फॉर विच ट्राइब्यूनल्स आर एम्पावर्ड, सिविल कोर्ट हैज नो जंक्शन। यहाँ से भी बन रखा है एग्जाम में क्वेश्चन, ये भी ट्रू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने नोट के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स, no order issued by central government appointing presiding officer or chairperson can be challenged in any manner। I've already talked about it in the form of the chart already, ठीक है। proceedings, no act or proceedings of tribunal, appellate tribunal can be invalidated solely on the basis कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था, इस वजह से आपकी अपॉइंटमेंट को हम रद्द करते हैं। इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट ऑल्सो। इस बात को अपने दिल में अभी उतार लीजिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। सो एट योर पोजीशन, यस, वेयर यू हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट योर बैंक एंड ऑल्सो एट होम। अब हम बच्चे नहीं हैं जैसे जिनके पास सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें आज अभी दिल में उतार लेते हैं। ओके, नाउ रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, 3 महीने का रिटर्न नोटिस दीजिए, आप छोड़ सकते हैं। They can only be removed by an order of central government on grounds of proved misbehavior or incapacity। कोई मेंटली चैलेंज हो गया, वो हटा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर, कोई और नहीं।
ठीक है। सच रिमूवल रिक्वायर्स इंक्वायरी और इंक्वायरी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आई होप मॉड्यूल डी ऑलरेडी पढ़कर आया है मेरे साथ और अब मॉड्यूल सी पढ़ रहे हैं। लाइन से चलेंगे, यूनिट 25 26 ऐसे करके हमने पढ़ा है मॉड्यूल डी, फिर मॉड्यूल सी के यूनिट 15 से पढ़ना शुरू किया। आज हम 18वें यूनिट पे, नेक्स्ट हम 19 पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का भी मैं ऑलरेडी समराइज कंटेंट आपके लिए बेस्ट तरीके से बना चुकी हूँ, तो मैं जल्द ही आपसे उसके लिए भी मिलने वाली हूँ। डेफिनेशन रिलेटेड टू की रोल्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो इंडिविजुअल है जो कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के अंदर डीआरटी में पढ़ा है। सेक्शन याद करेंगे, डीआरटी के लिए जो हेड कर रहा है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। रिकवरी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, हर एक ट्राइब्यूनल में जितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा रिकवरी ऑफिसर भी बनाए जा सकते हैं। बेसिकली जो भी रिकवरी ऑर्डर्स आए हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, उसको एग्जीक्यूट यही करा रहे हैं, रिकवरी ऑफिसर ही करा रहे हैं अंडर द ट्राइब। अथॉरिटी ऑफ ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल है एपीलेट ट्राइब्यूनल है, begin exercising their jurisdiction power and authority from their appointed day, जिस दिन से अपॉइंट बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ नोटिफिकेशन अंडर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्या करते हैं लोग? एंटरटेन करते हैं, डिसाइड करते हैं जो भी एप्लीकेशन या अपील आ रही है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, ताकि रिकवरी प्रोसेस हो सके। आईबीसी भी हैंडल करा, आईबीसी के बारे में, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में यूनिट 19 में बातें करेंगे। ट्राइब्यूनल्स कंडक्ट करते हैं सर्किट सेटिंग एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी। इसको हम ऐसे का ऐसे ही याद कर लेते हैं, अभी के अभी सर्किट सेटिंग इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है यहाँ से एमसीक्यू एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन कैन ओनली बी फाइल्ड अगर 20 लाख है उसके ऊपर है। जब मैं बात कर रही हूँ रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट के बारे में, सरफेसी में 1 लाख से ऊपर ही है, यहाँ पर 20 लाख से ऊपर है। और जब आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर लोकल अदालत पढ़ेंगे, वहां पे 20 लाख से नीचे की बातचीत होगी। तो ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, मैं साथ साथ रिलेट करती हूँ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते चले जाओ। एक केस लॉ हुआ था बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस हर्षद राय ओधवजी मोदी, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल किया था कि एप्लीकेशंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फ्रॉम फॉरेन कोर्ट्स कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू डीआरटी। तो यार ट्रू है, मैंने नोट में बताया था, बट केस कौन सा है मैं चाहूंगी इसे आप 2 से 3 बार आराम से पढ़ें, अपने कोशिश कीजिए इसे अपने दिल में उतारने की, जस्ट इन केस केस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है जहां से केस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपनीज एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो केसेस थे मैंने बताया था, जैसे सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड या मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये सब के बाद छोटे छोटे केस जो है बेंचमार्क केस लॉज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेलफर वर्सेस बेलफर, वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस हर्षद राय ओधवजी मोदी भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है कि अगर फॉरेन कोर्ट से कोई डिग्री एग्जीक्यूट हो रखी है तो डीआरटी को ट्रांसफर करी जा सकती है। आई होप अभी तक इतनी बार हम बातचीत कर चुके हैं कि आपका ब्रेन इसे प्रोसेस कर रहा है। ओके, जनरल पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट, जैसे कि मैं बताया कि चेयरपर्सन एपीलेट ट्राइब्यूनल का, उसके पास जनरल सुप्रिटेंडेंस कंट्रोल है डीआरटी का। वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन, है ना, चाहे वो एप्लीकेशन की वजह से ट्रांसफर कराओ या फिर खुद भी। अप्रेजिंग द वर्क ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी किसके कंट्रोल में है? तो चेयरपर्सन के कंट्रोल में ही है। कुछ एनहांसमेंट्स हुई थी बिकॉज आईबीसी 2016 आया था, कुछ चेंजेस हुए थे इस एक्ट में। तो जो भी चेयरपर्सन क्या कर सकता है, मेन डायरेक्ट ट्राइब्यूनल्स बोल दो डीआरटी टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स कि भैया सरफेसी के अंदर कोई केस पेंडिंग केसेस हैं या कितने केस आपने खत्म करे हैं, कितने नए केसेस आए हैं। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ टाइमली मीटिंग्स भी करते हैं चेयरपर्सन, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा सके। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नाउ इंक्वायरी एंड रिपोर्टिंग। अगर चेयरपर्सन असेस करना चाहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परफॉर्मेंस, तो इंक्वायरी करा सकता है अगर उसका मिसबिहेवियर आया उसकी तरफ से, इनकैपेसिटी लग रही है। और दे मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया जी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इसमें ये बातें हमने ऑब्जर्व करी है, और रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों आज ऐसा रेकमेंड कर रहे हैं कि इस बंदे को हटाना चाहिए। लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, आपके और मेरे पास तो है नहीं। ठीक है, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड अदर अथॉरिटीज। जिस दिन से
जिस दिन से ट्राइब्यूनल बन गया, मतलब अपॉइंटेड डे बोले तो, सिविल कोर्ट्स और सारे अथॉरिटीज ने लूज कर दी अपनी जुरिस्डिक्शन। सारे पेंडिंग केसेस जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थे, 20 लाख से ऊपर वाले, 20 लाख से नीचे वाले आज भी सिविल कोर्ट के थ्रू ही जा रहे हैं। These cases fall exclusively, 20 लाख से ऊपर एक्सक्लूसिवली डीआरटी के पास ही जाएंगे। बट इसके एक्सेप्शन है, the bar does not apply to high court and supreme court when exercising their jurisdiction under article 226 and article 227. Article 226 is writ jurisdiction for enforcing fundamental rights and legal rights, and 227 is supervisory jurisdiction over lower courts और tribunals. So अगर यहाँ पे केसेस चल रहे हैं 20 लाख से ऊपर है, with respect to article 226 and with respect to article 227, writ जुरिस्डिक्शन और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो भैया जी ये एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द केस ऑफ 20 लाख एंड अबव टू डीआरटी एक्सक्लूसिवली डज नॉट अप्लाई. However, recovery claims cannot be filed before a high court under these articles. फाइल करने नहीं जा सकते, ऑलरेडी चल रहे हैं तो ट्रांसफर नहीं करेंगे. ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए तो हमारे को सेपरेटली दिए होते हैं, है ना. चलिए रेलेवेंट डेट रेलेवेंट डेट फॉर जुरिस्डिक्शन बार के बारे में बात करते हैं. जो बार है सिविल कोर्ट्स पे, अथॉरिटीज पे, ये बनता है उस दिन से नहीं जिस दिन से एक्ट आया, उस दिन से, बल्कि जिस दिन से ट्राइब्यूनल बने, बोले तो अपॉइंटेड डे. ठीक है. जुडिशियल प्रेसिडेंट, एक केस हुआ था भानु कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस आंध्रा बैंक. सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया कि अगर कोई सिविल कोर्ट से पास हुआ है ऑर्डर after the DRT Act came into force, but before the tribunal was established, the order remains valid. क्योंकि भैया अपॉइंटेड डेट तो नहीं था ना, जिस उस दिन से तो जुडिशन चालू नहीं हुई ना, जिस दिन से एक्ट आ गया पिक्चर में, उस दिन से चालू हो गई जिस दिन से ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश हो गया थ्रू अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सिविल कोर्ट रिटेन्स जुरिस्डिक्शन अंटिल द ट्राइब्यूनल इज सेटअप. अगर पेपर टफ आता है, पेपर ट्रिकी बनाना चाहता है, इस टॉपिक से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों. तो आई होप बहुत बारीक बट इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई. ठीक है. पावर्स एंड प्रोसीजर, जो बैंक्स हैं, और अगर एक से, या तो बैंक या एक से ज्यादा बैंक भी हो सकते हैं, अगर एक से ज्यादा लोग के पेंडिंग अमाउंट है, मतलब एक से ज्यादा जगह से पेंडिंग अमाउंट है किसी बंदे का, वो एप्लीकेशन रिकवरी के लिए डीआरटी को भेजेंगे. जो भी लोन अमाउंट है जो अभी तक पे नहीं हुआ है, फीस और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ, ताकि फॉर ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम सिविल कोर्ट, मतलब भेजेंगे. और अगर ट्रांसफर हो रहा है सिविल कोर्ट से तो आपको कोई एडिशनल फ्रेश फी नहीं लेनी है ये. और अगर सिविल कोर्ट से ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है डीआरटी के अपॉइंटेड डे से पहले, एक्ट आने के बाद, डीआरटी से पहले या डीआरटी इस्टेब्लिश होने से पहले, कभी भी, ठीक है, तो वो ऑर्डर फाइनल है, वैलिड है. ठीक है. नाउ अपील, डीआरटी से डीआरटी के पास जा सकते हो विद इन 30 days, कैन बी एंटरटेन आफ्टर 30 days इफ डीआरटी सेटिस्फाइड कि हमें कॉज ऑफ डिले सही है. बट आपको 50% अमाउंट जमा कराना होगा, जैसे कि सरफेसी में भी जमा कराना था. और अगर डीआरएटी चाहे तो इस अमाउंट को 50% की जगह 25% बोल सकती है. बट अमाउंट कौन सा, जो डीआरटी ने डिटरमाइन किया, और यहाँ से बन रखा है मैकमिलन में क्वेश्चन. ओके. डीआरएटी शाल बी डेल्ट, जो इनके पास केस आ रहे हैं, अपील आ रही है, वो एक्सपीडियसली, मतलब फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा. एंड शुड अटेम्प्ट टू डिस्पोज कि 6 महीने के अंदर अंदर जिस दिन से आया है केस हो जाए. और अगर नहीं होता है 6 महीने में, ठीक है, तो रीजन करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड की क्यों नहीं हुआ है. The application must normally be filed by bank or financial institution within 3 years from the cause of action. ये बता रखा है बेसिकली लिमिटेशन पीरियड कि इसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा. और लिमिटेशन एक्ट हमारे पास एक सेपरेट भी है. ठीक है. नाउ अपील, अगर आप अग्रीव्ड है डीआरटी से तो आप डीआरएटी के पास जा सकते हो. अपील नहीं लगेगी अगर दोनों के कंसेंट से
डीआरटी में दोनों पार्टी से कंसेंट से डीआरटी ने कोई डिक्री पास करी थी, कोई ऑर्डर पास किया था, ठीक है। अपील वैसे तो डीआरटी से डीआरटी के पास 30 डेज में चलनी जानी चाहिए, बट हो सकता है कोई सफिशिएंट कॉज हो तो डीआरटी अलाउ कर दे 30 दिन के बियॉन्ड भी। प्रोसीजर ऑर्डर क्या रहता है? ऑन रिसीट ऑफ अपील दोनों पार्टी की बात सुनेंगे, या तो कंफर्म कर देंगे या मॉडिफाई कर देंगे या सेट असाइड कर देंगे जो ट्राइब्यूनल ने बोला। सेम बातें सिर्फ इसी में पड़ी थी, और डिसीजन जो है दोनों पार्टीज को, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व सबको बताना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं डीआरटी से डीआरटी कोई अपील आई है तो कोशिश करनी है कि 6 महीने के अंदर अंदर फटाफट से ये केस हैंडल कर लिया जाए। एक जुडिशियल प्रेसिडेंट आया था, नामिका वर्सेस डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल डीआरटी कंपनीज केसेस, कर्नाटका केस था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने held that once a case is transferred to tribunal, appeals must follow the provisions of DRT Act। मतलब हाई कोर्ट में चल रही थी, ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर हो गया अपॉइंटेड डे से, लेट्स से, या उसके बाद जब भी गया, तो जो प्रोविजंस हैं डीआरटी एक्ट के, बोले तो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट को डीआरटी एक्ट 1993 में बोलते हैं। सीपीसी नो लॉन्गर गवर्न सच मैटर, मतलब जैसे सिविल केसेस होते हैं अंडर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर होते हैं, बट क्योंकि अब डीआरटी चले गया तो डीआरटी के प्रोविजंस लगेंगे। नो फर्दर अपील प्रोविजंस, डीआरटी एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फर्दर अपील्स बियॉन्ड द अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब डीआरटी से डीआरटी जा सकते हो, बट डीआरटी के ऊपर कुछ नहीं है एक्सेप्ट परमिसिबल रेमेडीज है। अगर आर्टिकल 226 आर्टिकल 227 के अंतर्गत हो रही है। आर्टिकल 226 लीगल राइट्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल राइट टू मूव, टू नो, to talk to people, fundamental rights, right? Supervisory jurisdiction क्या? हाई कोर्ट ओवरसाइट ऑफ लोअर ट्राइब्यूनल्स। लोअर ट्राइब्यूनल मतलब जो हाई कोर्ट जो है उसके नीचे आते हैं सारे लोअर। परमिसिबल रेमेडीज वहां हो सकती है, या फिर अपील सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, राइट? इन केस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल बॉडी बोल रहे हैं अगर हम, तो डिस्क्रिशन उनका रहेगा। डिस्क्रिशन मतलब डिसीजन पावर उनकी रहेगी। Procedure and power of tribunal and appellate tribunal, exclusion of CPC, CPC is civil procedure court, ट्राइब्यूनल appellate tribunal डीआरटी एक्ट को फॉलो करेंगे, और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन करता है बेसिकली। पावर सिमिलर टू सिविल कोर्ट, जैसे पावर सिविल कोर्ट के पास ही वैसे ही डीआरटी के पास भी और डीआरटी के पास भी होगी। जैसे किसी को बुलाना है विटनेस के थ्रू, विटनेस की तरह, या कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए रेजोल्यूशन के लिए, जैसे सिविल कोर्ट मंगा सकता था वैसे डीआरटी भी मंगा सकता है, डीआरटी भी मंगा सकता है। कोई एफिडेविट एक्सेप्ट करना है एज एविडेंस, ठीक है, कुछ भी किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, कोई डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है, रिविजिट करना है, रिवाइज करना है कोई अर्लियर ऑर्डर, जैसे कि सिविल कोर्ट कर सकता था, वो सब कुछ भी हमारा ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल डीआरटी और डीआरटी दोनों कर सकता है, ठीक। प्लस डिफॉल्ट एप्लीकेशन, अगर डिसमिसल करना है किसी एप्लीकेशन का, प्रोसिक्यूशन नहीं करनी है, या एक्स पार्टी ऑर्डर्स, मतलब एक ही पार्टी की बात सुन के आंसर दे देना है। सेटिंग असाइड एक्स पार्टी, कोई ऑर्डर आया था डिसमिस करना है, उसको हटाना है ना, वैलिड ग्राउंड्स पे वो कर सकता है। और अदर पावर्स है एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि रूल और एक्ट में बता रखा वो सब कुछ पावर्स है सिविल कोर्ट जैसी। जैसे सीपीसी के अंदर सिविल कोर्ट पे पास थी, वैसे ही डीआरटी और डीआरटी के पास अंदर डीआरटी एक्ट है। आई होप यहाँ तक सब बातें समझ में आ रही हैं। फॉर स्पेसिफिक पर्पस डीम स्टेटस है सिविल कोर्ट, जैसे सीपीसी में सेक्शन 195 और जुडिशियल प्रोसीडिंग चैप्टर 26 है, नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। जुडिशियल नेचर क्या है? जो प्रोसीडिंग्स डीआरटी के पास या डीआरटी के पास आई है उनको हम कानूनी कार्यवाही जैसा ही ट्रीट करेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसे ही ट्रीट करेंगे। कानूनी कार्यवाही, ग्रांटिंग देम अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट की क्रेडिबिलिटी है वैसे ही डीआरटी और डीआरटी की भी है। हमारे पास एक और एक्ट है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, वो भी हमारे सिलेबस में ही है। जो बैंक के रिकॉर्ड्स हैं वो प्रूफ है ना, जैसे ईट ईट से दीवार बनती है वैसे हर एक
प्रूफ से एविडेंस बनते हैं हर एक डॉक्यूमेंट से। यस, तो इससे ऑथेंटिसिटी बैंकिंग एविडेंस की भी बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी में। लिमिटेशन में बताया 3 साल है, 3 years फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। ये मैंने आपको पीछे बताई दी है, फिर से भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। रिकवरी सर्टिफिकेट जो ट्राइब्यूनल है वो इश्यू करता है, रिकवरी ट्राइब्यूनल, ताकि जो ऑर्डर्स हैं वो एनफोर्स किए जा सके और रिकवरी ऑफिसर उसे फॉलो करे। ट्रांसफर ऑफ केसेस, 20 लाख से ऊपर वाले केस अगर कोई सिविल कोर्ट में चल रहे थे, जिस दिन अपॉइंटेड है उसके बाद से कोई केस आता है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा डीआरटी के पास। और जो अथॉरिटीज हैं वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम लायबिलिटीज फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अथॉरिटीज बोले तो यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरपर्सन में दोनों को इंक्लूड कर रही है। अगर गुड फेथ में उन्होंने कुछ किया है तो उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। ऐसी बातें हम प्रीवियस एक्ट्स में भी कर आए हैं। यस, जैसे हमने सीएमएम और डीएम के बारे में बात करी थी सरफेसी में। यस, दीज प्रोविजंस एंश्योर टाइमली फाइलिंग, इफेक्टिव रिकवरी एंड लीगल प्रोटेक्शन एंड मिल रहा है एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। मोड ऑफ रिकवरी क्या रहता है, इनमें से किसी भी तरीके से रिकवरी डेट की हो सकती है। जैसे आपने अटैचमेंट कर दिया, सेल कर दिया किसी मूवेबल इमूवेबल, क्योंकि यहाँ पर मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। खैर मूवेबल इमूवेबल सरफेसी में भी आ रही थी, मूवेबल तो हाइपोथिकेशन आ रही थी। अरेस्ट कर सकते हैं डिफेंडेंट को, उसको डिटेंशन दे सकते हैं इन प्रेजेंट। डिफेंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ केस किया गया है। बैंक हुआ प्लांटिफ, जो केस कर रहा है वो प्लांटिफ है, और जिसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं वो डिफेंडेंट है। तो किसी डिफेंडेंट को जिसने पैसे नहीं दिए, एनपीए कर रहा है लेट्स से, उसको जेल भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। अपॉइंट कर सकते हैं एक रिसीवर, जो मैनेजमेंट को से जो भी मूवेबल इमूवेबल किसी और से पैसे इसको मिलने वाले थे तो इसके पैसे हम ले लेंगे, हम मतलब बैंक ले लेगा। टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ओवर द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड or any other property of defendant and appointing receiver for such property and to sell the same. Any other mode of recovery as may prescribed central government बोल रहे हैं, वो सब कुछ आप फॉलो कर सकते हैं। Validity of recovery certificate amendments, defendant is debarred from disputing the correctness of any amount in the recovery certificate। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रिकवरी सर्टिफिकेट के अंदर बोला कि इतने पैसे आपको रिकवर करने हैं, तो जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस हुआ था, जिससे बेसिकली लायबल है, जो वो करेक्टनेस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि भैया जो अमाउंट है वो सही कैलकुलेट आपने नहीं किया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाँ ये हो सकता है अगर क्लैरिकल या अर्थमेटिक एरर है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से करेक्ट कर सकते हैं। जो चेयरपर्सन है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको हम पब्लिक सर्वेंट जैसे ट्रीट करेंगे या मान लेंगे, डीम करेंगे। ओके, नाउ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट ऑफ विड्रॉल देयर ऑफ। अगर डिफेंडेंट डाउन पेमेंट कर देता है एटलीस्ट 25% की द अमाउंट ड्यू एंड प्रोवाइड्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, चाहे जो हो जाए कि वो बैलेंस पैसे रीजनेबल टाइम में दे देगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, तो वी नो द आंसर इज ट्रू है ना। जो रिकवरी ऑफिसर है विल स्टे रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंटिल द अग्रीड टाइम एक्सपायर्स। इफ डिफेंडेंट डिफॉल्ट्स ऑफ द पेमेंट द स्टे इज लिफ्टेड। स्टे ऑर्डर लगा दिया, लेट्स से कि अभी मत बेचो, ये पैसे, एक बंदा बोल रहा है पैसे दे दूंगा, इतने समय तक दे दूंगा, इतने समय में दे दिया तो स्टे ऑर्डर सही रहा। अब इतने समय में नहीं दिया तो स्टे ऑर्डर लिफ्ट हो जाएगा और भैया बेचो और अपने पैसे रिकवर कर लो। रिकवरी ऑफिसर अपना प्रोसेस चालू कर देगा। अपील रिस्ट्रिक्शन, अगर प्रोसीडिंग स्टेड है मतलब स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और डिफेंडेंट अग्रीज टू पेमेंट प्लान, दे फॉरफिट देयर राइट टू अपील अगेंस्ट ट्राइब्यूनल ऑर्डर। फिर आप डीआरटी के पास नहीं जा सकते कि दोनों पार्टी की ओके करके एक ऑर्डर पास हुआ है डीआरटी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, अमेंडमेंट्स ऑफ विड्रॉल, इफ रिकवरी सर्टिफिकेट इज इश्यूड एंड लेटर मॉडिफाइड बाय द अपील, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल अमेंड और विड्रॉ द सर्टिफिकेट टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस। डीआरटी के पास गया था, वहां पे चेंजेस हो गए तो अकॉर्डिंगली प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी चेंजेस करेगा, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, provision from second or third schedule of income tax are associated rules apply to DRT Act under this act as if they are part of current flow। तो जैसे रिकवरी प्रोसेस इनकम टैक्स एक्ट में होती है वैसे ही डीआरटी में होती है, और यहाँ से मिल रखा है मैकमिलन में क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो जैसे ऐसे बोल रखा है कि जो प्रोसेस रिकवरी का इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लगता है, वैसे रिकवरी प्रोसेस आप डीआरटी में भी लगा सकते हो। बिल्कुल जी हाँ, ऐसे ही होता है। अमेंडमेंट्स टू इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू दिस एक्ट, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी है विदाउट नीड ऑफ अमेंडमेंट इन द एक्ट इटसेल्फ। मतलब अगर वहां को चेंजेस है तो ऑटोमेटिकली यहाँ ले लेंगे, यानी कि इस एक्ट में भी हमारे को चेंजेस कराने पड़ेंगे, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट लोग। ठीक है। अपील अगेन रिकवरी ऑफिसर्स ऑर्डर। अपील का क्या प्रोसेस है? अगर आप रिकवरी ऑफिसर से अग्रीड हो, है ना, कि ट्राइब्यूनल से रिकवरी सर्टिफिकेट आया था, उस पर रिकवरी ऑफिसर काम कर रहा था, तो 30 दिन के अंदर अंदर जा सकता है रिव्यू करने के लिए, अपील करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए रिकवरी ऑफिसर का ऑर्डर। किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो कि कोर्ट के पास थी, है ना, और 20 लाख से ऊपर है, वो ऑफ कोर्स ट्राइब्यूनल के पास शिफ्ट हो जाएगी। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू इशू सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकवरी इन केस ऑफ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री बिफोर डीआरटी एक्ट, अगर एक्ट आने से पहले कोई डिक्री आई थी तो वैलिड है भाई, ठीक है, कोई हियरिंग नहीं चाहिए। बट एक्ट आने के बाद, एक्ट आने एक्चुअली अपॉइंटेड डे के बाद कोई डिक्री आ रही है तो ऑफकोर्स पहले तो 20 लाख से ऊपर तो यही ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे फिर बातचीत करी जाएगी, बट यहाँ पे दोबारा फीस नहीं देनी है आपको, अगर सिविल कोर्ट में आप ऑलरेडी दे चुके हैं। इफ देयर इज अ डिक्री ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट पास बिफोर डीआरटी एक्ट केम इनटू ऑपरेशन, द डिक्री हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड एंड डिक्री होल्डर कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल फॉर रिकवरी सर्टिफिकेट। नो फ्रेश हियरिंग, the tribunal will not conduct new trial or hearing, it will directly issue certificate। कुछ चालू नहीं होगा, एक्ट से पहले हुआ है, उनको सिविल कोर्ट की बात एकदम सही है, मतलब आप सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हो, कोई हियरिंग वेयरिंग नहीं होगी। पब्लिक सर्वेंट स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया, अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड। सेक्शन याद नहीं करना, इसमें मैं हाईलाइट भी नहीं कर रही हूँ। जो दर्जा पब्लिक सर्वेंट का होता है वही दर्जा एक चेयरपर्सन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का या किसी स्टाफ ऑफ डीआरटी और डीआरएटी का रहेगा। प्रोटेक्शन मैंने बता दिया, लीगल इम्यूनिटी, अगर कुछ काम किया है गुड फेथ में किया है, कोई से भी पर्सन ने जो इस एक्ट के अंदर अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है, उस पर कोई भी आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ओवरराइडिंग इफेक्ट, स्पेशल जुरिस्डिक्शन है क्योंकि डीआरटी एक्ट से डीआरटी बना है, तो जो बात इस एक्ट में बोल रखी है और किसी और एक्ट में एक्स बात बोल रखी है सेम बात के लिए, इसमें वाई बोल रखी है, तो वाई इज गोइंग टू प्रिवेल। जैसे सरफेस ही प्रिवेल कर रहा था, वैसे डीआरटी एक्ट प्रिवेल करे। ऐसा इलाहाबाद वर्सेस कैनरा बैंक में गया था, और ये मैं चाहूंगी कि आप लर्न करें, ये वाला केस लो आप लर्न कीजिए। डीआरटी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है किस पर? कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट। सरफेसी में तो सारे एक्ट से, यहाँ पे कंपनीज एक्ट एक्स बोल रहा है और डीआरटी एक्ट वाई बोल रहा है, तो वाई इज वी आर गोइंग टू प्रेफर। ओके, नाउ चेंजेस इन जुरिस्डिक्शन इन आंध्र बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि डीआरटी एक्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है रिकवरी प्रोसीडिंग्स। Okay, jurisdiction of civil court and company court is excluded when dealing with debt due to banks and financial institution. No stay order by company court, कोई stay order नहीं लगेगा। तो भैया जब आपका jurisdiction है तो आपका क्या कहानी है? Priority debt recovery में when winding up proceedings are pending in company court, the DRT Act determines the priority of secured creditors with distribution subject to Companies Act, which addresses the right of secured creditors and workmen। जो लोग काम कर रहे हैं, काम वाले थे, कंपनी लिक्विडेट हो रही है जिसने पैसे देने थे, तो डीआरटी एक्ट बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर इसका पास ओवरराइटिंग पावर है। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उनको पहले पैसे दिए जाएंगे, जो जॉब कर रहे हैं उनको पहले पैसे दिए जाएंगे, फिर बाकी पैसे बचेंगे तो बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे। And this is the last, power to make rules। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू फ्रेम रूल्स अंडर द एक्ट, टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। क्या लिमिटेशन है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, सब कुछ। द रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड एंड प्लेस बिफोर बोथ द हाउसेस। अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो लोकसभा राज्यसभा में करोगे, चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, सिंपल है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एक्ट अच्छे से समझ में आया है। बहुत बढ़िया एक्ट है आपका, लॉ बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऑल्सो ज्वाइन सीएम इंतिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे से बातचीत कीजिए, बाकी मैं आपसे ले रही हूँ अलविदा। ओके, टिल देन
Keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, Same Melisha Dua, signing off for today. Bye bye.